से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीं ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है जब एक छोटा सा बच्चा कहता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे माता और पिता दोनों हैं। वहीं ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है उस पार से जब एक माता पिता कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है, प्यार है, क्योंकि हमारे पास हमारा नन्हा मुन्ना सितारा है। जी हाँ, आज बात कुछ इसी परिप्रेक्ष्य में जो एक परिवार को पूरा करती है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा कोहली। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम अपना आसमां में। माँ बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं, किसी को दिल से अपना लेने से भी होता है। अडॉप्शन यानी वो सफ़र जहां कोई बच्चा दिया नहीं जाता, बल्कि एक परिवार पूरा होता है उस बच्चे के आने से, जहां रिश्ते खून से नहीं, अपनेपन, धैर्य और प्यार से बनते हैं। आज अपना आसमां पे हम उसी की बात करेंगे, अडॉप्शन की। बातचीत उसी प्यार, स्वीकृति और सकारात्मक सोच की कहानी की, क्योंकि पॉजिटिव अडॉप्शन लैंग्वेज सिर्फ शब्द नहीं, ये एक ऐसा नज़रिया है जो बच्चे को प्यार, गरिमा और सुरक्षित पहचान देता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं बेहद ही खास 3 मेहमान। आइए रूबरू होते हैं अपने आज के मेहमान से, मेरा नाम मेरी पहचान के माध्यम से। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका प्रकाश है। मैं एक एजुकेटर हूँ। आई एम अ प्रोफेसर ऑफ लॉ एंड आई एम अ पेरेंट थ्रू अडॉप्शन। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा राजेश है। मैं इंटर कंट्री अडॉप्शन कोऑर्डिनेटर हूँ और फैमिलीज़ ऑफ जॉय एनजीओ में 14 साल से काउंसलिंग, अडॉप्शन रिलेटेड काउंसलिंग का काम करती हूँ। मेरा नाम मीनू अरोड़ा है। मैं एक एडुकेटर और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 30 सालों से मैं बच्चों से इन वेरियस कैपेसिटीज़ काम कर रही हूँ। आप तीनों का अपना आसमां में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं परिवार, पहचान और अपनेपन की इस दिल को छू लेने वाली चर्चा की। और शुरुआत आप ही से करूंगी डॉक्टर दीपिका। बहुत आसान नहीं होता ये कदम, पर जो ये कदम बढ़ा लेते हैं वो सच में ज़िंदगी बदल देते हैं, अपनी भी और उसकी भी, जिसकी ओर वो कदम बढ़ाते हैं। अडॉप्शन ये फ़ैसला आसान नहीं, लेकिन जब आपने ये फ़ैसला लिया, क्या था मन में, कैसे ये शुरुआत हुई और कैसे कदम बढ़ा अडॉप्शन की ओर? श्योर। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आई हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। हैविंग सेड दैट, आई थिंक मैं 27-28 ईयर्स की थी जब वी गॉट मैरिड और हमने ये डिसाइड किया कि पेरेंटिंग एक जर्नी है और पेरेंटिंग जो जर्नी है उसका स्टार्ट ज़रूरी नहीं है। कैसे स्टार्ट होता है वो अडॉप्शन के थ्रू हो सकता है, आईवीएफ के थ्रू हो सकता है, बायोलॉजिकल बच्चे के थ्रू हो सकता है, बट इट इज़ द जर्नी दैट मैटर्स। सो ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वी वर एट एन अंडरस्टैंडिंग एंड यही समझ करके हमने ये डिसाइड किया कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है और हमें अडॉप्शन के लिए ही जाना है। हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम अडॉप्शन के लिए रजिस्टर करेंगे एंड वी विल नॉट हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। सो हमने 2019 में रजिस्टर किया कारा में एंड देन हमें 3.5 से 4 साल वेट करना पड़ा फॉर आवर 3.5 ईयर डॉटर टू कम होम। सो स्वीट। 3.5 साल का इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार। 9 महीने अमूमन एक परिवार इंतज़ार करता है जब उनके घर पर बच्चा जन्म लेता है। ये जो 3.5 साल एक लंबा वक्त है, एक लंबा इंतज़ार है, क्योंकि आपके घर पे खुशियाँ आनी हैं। लेकिन वो जो लंबा इंतज़ार जब हम करते हैं तो दिमाग में बहुत कुछ चलता है, हमारे मन में बहुत पीड़ा भी होती है और शायद हमसे वो इंतज़ार भी नहीं होता। वो जो 3.5 साल थे इंतज़ार के, वो कैसे बीते? जी, कारा में हमने रजिस्टर किया था 0 to 2 के एज ग्रुप में पहले और फिर हमने चेंज करके 2 to 4 किया एंड इन दोनों कैटेगरी में एट प्रेजेंट 4 साल का वेट है। सो ऑनेस्टली ये टाइम
थोड़ा आपको फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, क्योंकि आप चाहते हो जैसे आपने रजिस्टर किया वैसे ही आपके पास आपका बच्चा घर आ जाए। बट इस चीज़ में मैं कहूँगी कि अडॉप्शन में इकोसिस्टम है हमारे पास, जिसमें अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, NGOs हैं जो आपको हैंड होल्ड करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो मैं कहूँगी इट वाज़ अ मिक्स्ड फीलिंग, जहाँ पे आपको ये भी लग रहा था कि बहुत लंबा वेट करना पड़ा है, कोविड भी आया बीच में, बट थ्रू इट ऑल हमने काउंसलिंग ली, अडॉप्शन रेडीनेस किया, अपना किताबें पढ़ी, अडॉप्टिव पेरेंट्स से इंटरेक्ट किया और अपने आप को रेडी किया। क्योंकि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 4 के एज ग्रुप के बच्चे को रेफरेंस के लिए सिलेक्ट करते हैं, तो आपके पास बच्चा 2 साल का भी आ सकता है, 2.5 साल का भी आ सकता है, 3 साल का भी आ सकता है, और आपको नहीं पता होता है कि जिस दिन रेफरल मिलता है वो बच्चा कितना बड़ा आएगा। सो ये एक अनसर्टेनिटी आपके मन में रहती है, और इस अनसर्टेनिटी के लिए काउंसलिंग और दूसरे पेरेंट्स से बात करके बहुत हेल्प मिलता है। सो इस तरीके से हमने अपने आप को उस 3-3.5 साल में एंगेज रखा, कन्वर्सेशन ऑन रखा अपनी फैमिली के साथ, एक दूसरे के साथ और कम्युनिटी के साथ अपने। बिल्कुल। गिरिजा जी, वैसे तो एक लंबा इंतज़ार रहता है, ऐसे में एक भावनात्मक पहलू भी रहता है कि आप ये समझ नहीं पाते कि इतना लंबा इंतज़ार क्यों? क्या मेरी किस्मत में बच्चा नहीं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत से सवाल आते हैं, उनका जवाब आपके पास नहीं होता। ऐसे में आप चाहते हैं कि आप बार बार उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं और उन पर दबाव डालें कि हमने रजिस्टर तो कर दिया ना, आप दे दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि 2 तरह के प्रोसेसेस हैं अडॉप्शन के, आप उस पर प्रकाश डालिए। और इस दौरान जो पेरेंट्स हैं उन्हें किस तरह की एजुकेशन, किस तरह के साइकोलॉजिकल पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि वो उससे डील भी करें और उसे समझ भी पाएँ? ठीक है, देखिए पहला सवाल पहले लेती हूँ। 2 तरह की अडॉप्शंस होती हैं इंडिया में। मैं कोशिश करूँगी कि कुछ सेंटेंसेस में बताऊँ आपको। एक तो होता है हामा के थ्रू, हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट, जिसमें कि एक हिंदू परिवार जो अपने बच्चे को गोद देना चाहते हैं, वो किसी दूसरे हिंदू माँ बाप को बच्चा दे सकते हैं। तो ये तो होता है हामा के अंतर्गत। दूसरा होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो होता है उसमें बहुत प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता है कि आपका बच्चा कहाँ से आएगा। लेकिन जो JJ एक्ट होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जो कारा जिस प्रोसेस को संभालती है। तो वो प्रोसेस लंबा ज़रूर होता है, मगर हम उसको इनकरेज इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। बच्चे का CSR जो हम कहते हैं, चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट बनता है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनता है, पेरेंट्स की पूरी बैकग्राउंड, पूरा डॉक्यूमेंट, सब कुछ हमें बहुत क्लियरली पता लगता है। उसमें जैसे दीपिका जी ने बताया, शी वेंट थ्रू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बिकॉज शी डिड हर अडॉप्शन अंडर कारा। उसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन वो बहुत फुल प्रूफ वे होता है अडॉप्शन का। तो आपका दूसरा सवाल जो था कि इसमें पेरेंट्स थोड़े उतावले हो जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है, और ये बात सही है कि आजकल 3.5 से 4 साल लगते हैं। इसलिए लगते हैं क्योंकि सिस्टम में लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन जो बच्चे हैं वो कम हैं, और पेरेंट्स जो बच्चे लेना चाहते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। तो ये बात जो है पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझाना पड़ता है, और यहाँ पे काउंसलर्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बिकॉज़ आप काउंसलर, एज अ काउंसलर आपको पूरा प्रोसेस समझाना पड़ता है पेरेंट्स को। उनको ये अप्रिसिएशन देनी पड़ती है कि ये टाइम लग रहा है, मगर क्यों लग रहा है। तो ये मुश्किल ज़रूर होता है, मगर आसान तो ये एक जर्नी है, आसान नहीं होती। पेरेंटिंग इज़ नेवर ईजी, बट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल। तभी हम सब दैट इज़ वाई वी डू व्हाट वी डू। पर आई थिंक यहाँ काउंसलिंग का और प्रोसेस समझाने का बहुत महत्व रहता है।
जी मीनू जी, आप इस बारे में काफ़ी शिक्षा भी देती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं। साइकोलॉजिकली हम बहुत वीक हो चुके हैं, मानसिक रूप से हम नहीं खुद को संभाल पा रहे, क्योंकि पहले से ही जो घर परिवार में माहौल होता है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा समाज में नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को लेते हैं कि हाँ ठीक है, तुम अडॉप्शन की तरफ जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले तो एक लंबी प्रक्रिया है कि आपने अपने पूरे परिवार को कन्विंस करना है। उसको कन्विंस करते 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 लोग कभी इतना तोड़ देते हैं आपको कि आप ये सोच ही नहीं पाते कि आप जिस ओर जा रहे हैं वो सही है। कभी कभी आप इतने कंफ्यूज होते हैं। उस समय खुद को इतना मजबूत बनाए रखना, खुद को ये समझा पाना कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, और अगर मैंने ये रास्ता अपना लिया है, इसमें देरी ज़रूर है लेकिन खुशियाँ बहुत हैं। ऐसे में काउंसलिंग का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है और वो काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है, पेरेंट्स को किस तरीके से समझाया जाता है, खास तौर पर महिलाओं को, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से चाहे वो जितनी स्ट्रांग दिखती हों, लेकिन हम ये बात मानते हैं कि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर अंदर से टूटती हैं तो बता नहीं पाती। तो उनको ये समझा पाना कितना मुश्किल और कितना आसान? देखिए दोनों पर्सपेक्टिव हैं, कहने को बहुत मुश्किल है और अगर हम देखें तो बहुत आसान है। तो जो मैंने जनरली जो देखा है कि सबसे पहली बात तो अगर कोई भी कपल, अगर वो पेरेंट्स नहीं बन पाते थ्रू द, इफ़ दे आर नॉट एबल टू बिकम अ बायोलॉजिकल पेरेंट, तो क्या होता है कि उनके परिवार में नहीं बल्कि उनके पूरे रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, सब जगह ये चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि अरे इतना टाइम हो गया, क्या प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को, एडॉप्शन को एक तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि मतलब कि आप तभी एडॉप्शन की तरफ जाते हैं जब आप इनकेपेबल हैं टू अपने एक फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, आप बायोलॉजिकली इनकेपेबल हैं। तो वो सब जो है वो इमोशनली उससे इतना उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। और जैसे कि आपने बोला कि बाकी सब लोग अपने अलग अलग विचार प्रकट करते हैं और इसमें वो इन्हीं चीज़ों से जूझते रह जाते हैं और वो ये नहीं समझ पाते कि अच्छा कि ये जो एडॉप्शन है, अगर मैं किसी बच्चे को अगर मैं अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं तो ये हमारा डिसीजन है, क्योंकि आपने पूरी लाइफ में आपने ही देखना है उस बच्चे को, यू नो, आपके आसपास के समाज ने नहीं देखना है। तो ये थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है, क्योंकि सबसे पहले एज अ कपल उनको ये एक्सेप्ट करना होता है कि इस जर्नी में जो है वो हम दोनों साथ में हैं। सबसे पहले जो हस्बैंड और वाइफ हैं उनके बीच में एक विचारधारा उनकी सेम होनी चाहिए, ताकि आप दुनिया से लड़ सकें। तो सबसे पहले जो लड़ाई है उनकी अपने आप से होती है कि एज अ फीमेल, मैं एज अ फीमेल आई शुड बी रेडी। मैं इस चीज़ के लिए तैयार होनी चाहिए अंदर से कि ये मेरा अपना डिसीजन है और ये मेरी लाइफ है और मैं ये डिसीजन ले सकती हूँ कि मैं किसी और को अपनी लाइफ में लाना चाहती हूँ और एज अ कपल हम एक फैमिली शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग है वो अपने लिए होती है, उसके बाद एज अ कपल होती है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं मैं उनको कहती हूँ कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरे को किसी ने बोला कि उन्हें फैमिली से अलग कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अडॉप्शन की बात की घर में। तो आई थिंक कहीं पर हमें वो लाइन ड्रॉ करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने में ही समझदारी होती है। बिल्कुल, जैसा कि मीनू जी ने बताया कि एक लंबी प्रक्रिया है, भावनात्मक प्रक्रिया, उससे गुजरना होता है। आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर दीपिका, आपने ये आमूमन बात सुनी होगी, वो 4 लोग क्या कहेंगे। वो अलग बात है कि आज तक हमें ये नहीं पता लग पाया कि वो 4 लोग हैं कौन, लेकिन वो 4 लोग होते हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे रिश्तेदारों में ही हैं, जो हमें अक्सर टॉन्ट कसते हैं, हमें कुछ करने से रोकते हैं और फिर हम कहीं डर जाते हैं कि कहीं ये कह रहे हैं तो समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। कभी आपके जहन में आया, कभी आपने ये सब चीज़ें फील की? क्या वो इनिशियल चैलेंजेस रहे जो आपने फील किया, लेकिन उसके बाद आप उस टॉर्मेंट से उठी और आपने कहा कि नहीं, जो हमने तय किया हम उसी पर रहेंगे? इनिशियल चैलेंजेस मैं ऐसा बोलना चाहूँगी इसे कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको पॉजिटिवली देखा। एक बार जब हमने ये डिसीजन लिया तो हमने इसको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान किया। काउंसलिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल था।
उसके बाद हमने अपनी इमीडिएट फैमिली जो है उनसे बात की, अपने पेरेंट्स से बात की, और हमने लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खोल के रखा कि ये हम सोच रहे हैं, ये हम रजिस्टर कर रहे हैं, और आपको अगर इसके बारे में कोई भी सवाल है, आपको इससे कोई भी एंजाइटी है, आप हमसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगी सबसे पहली ज़रूरी चीज़ थी करने के लिए। और अगर आप बात करिए 4 लोगों की, तो हमारे लिए हमने डिसाइड करके रखा था हमारा इनर सर्कल ज़रूरी है, और पेरेंटिंग हम अपने बच्चे की ऐसा करना चाहते हैं कि उसको ये समझ में आए कि फैमिली इज़ मेड बाय चॉइस, इट इज़ लव दैट मेक्स अ फैमिली, और ये कंसेप्ट हमारी फैमिली का सेंटर पार्ट है। सो होता है, ऐसा होता है, जैसे इस समय मेरी डॉटर ऑलमोस्ट 7 इयर्स की होने वाली है, उसको हम, क्योंकि वो 3.5 साल की थी, तो उसको बहुत क्लियरली कॉन्शियस थी वो कि वो पहले कहीं और थी और अब वो कहीं और आई है और ये मेरा घर है। तो उसको कंसेप्ट बताना कि मदर फादर कौन होते हैं, नाना नानी कौन होते हैं, ये एक प्रोसेस रहा है हमारे लिए, और इसमें अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बट इसको पॉजिटिवली लेना, कम्युनिकेशन ओपन रखना, और उसको बताना कि फैमिली इज़ थ्रू चॉइस, और ये है, हमने आपको चॉइस से अपनी लाइफ में आया, और हम आपकी लाइफ में बाय चॉइस आए हैं। सो ये चीज़ हर दिन बताना थ्रू स्टोरीज़, थ्रू, चाहे आप कृष्ण जी का एग्जाम्पल दीजिए, सीता जी का एग्जाम्पल दीजिए, स्टीव जॉब का एग्जाम्पल दीजिए, थ्रू वेरियस वेज़ हम एक अपना टाइट निट फैमिली बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसे दिन होते हैं जिसमें कभी कभी हो जाता है कि वो सवाल आता है, अभी वो छोटी है, जिसमें ये होता है कि अडॉप्शन का क्या मतलब है। तो क्योंकि हम लोग ने इसको बहुत ओपन रखा है, कंसेप्ट्स लाइक बर्थ पेरेंट्स, ये डिस्कशंस हमारे ऑनगोइंग होते हैं। तो आई थिंक सबसे ज़रूरी बात है अपने बच्चे से क्लोज़ रहना, ओपन रहना, कम्युनिकेशन खुला रखना, और एज अप्रोप्रिएट तरीके से बच्चे को समझाना। 4 लोग जो बोलते हैं उनके साथ भी आप एक डिग्री ऑफ डिस्टेंस रख करके आप उनको भी अडॉप्शन के बारे में समझाइए, कन्वर्सेशन करिए, सो दैट उनका भी जो मिथ्स हैं उनके दिमाग में वो भी बस्ट हों, उनको भी समझ में आए कि अडॉप्शन जो उनको टीवी शोज़ और सीरियल से समझ में आया वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है अब। बिल्कुल। गिरिजा जी, माता पिता को ये समझाना कि अडॉप्शन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इट्स अ न्यू नॉर्मल थिंग, पहले तो उनको तैयार करना, उन्हें बताना। कई पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, आपसे समझने की कोशिश भी करते होंगे, लेकिन एक तो होती है कानूनी प्रक्रिया जिसे आपने समझ लिया, लेकिन फिर होती है एक भावनात्मक प्रक्रिया जिसे समझना बेहद मुश्किल है। ऐसे में उन्हें तैयार करना कि आपने जो कदम उठाया है बिल्कुल सही है, और उन्हें उसके लिए परिपक्व बनाना, ये कितना बड़ा चैलेंज रहता है? ये काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है, इसलिए क्योंकि हर कोई पेरेंट जब आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनको पहली बात तो समझ नहीं आती पूरी तरह से कि अडॉप्शन होता क्या है। देखिए, एक बारी पढ़ना और उसको पढ़ के समझना, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। और जबकि आप अगर इंटरनेट खोलें या कोई वेबसाइट खोलें तो काफ़ी मटेरियल है अडॉप्शन पे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सबके साथ हो रहा है। लेकिन मेरे साथ क्या होगा, ये बात समझना वो एक अलग ही मामला होता है जो उनको समझाना पड़ता है। इसीलिए जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हमारे बड़ा ज़रूरी होता है पेरेंट्स की बैकग्राउंड को समझना, कि आप बताइए आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, आपकी बैकग्राउंड, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपका परिवार कैसा है, आपके इन लॉज कैसे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ सहमत होते हैं, लेकिन उनको ये कॉन्शियसनेस रहती है, जैसे अभी आपने सवाल पूछा कि हम तो सहमत हैं परंतु दूसरे लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या बात है ना। तो वो पार करना पड़ता है। और इंटरेस्टिंगली कई बार हम काउंसलिंग करते हैं और आपस में जब काउंसलर्स हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं केसेस का, हमें ही कई बार लगता है कि ये कपल काउंसलिंग अडॉप्शन के लायक नहीं है, इनको अडॉप्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। तो आप उन्हें क्या समझाते हैं ये चीज़? हम कोशिश करते हैं। देखिए, हम एज अ काउंसलर हमारा काम होता है एडवाइस करना, हमारा काम होता है फैक्ट्स बताना, अल्टीमेटली डिसीजन उनका है। एज अ काउंसलर आप डिसीजन नहीं ले सकते उनके लिए।
आपका हमारा काम है उनको सही मार्ग दिखाना। वो सही मार्ग पे चलते हैं या नहीं चलते, वो चॉइस उनकी है। लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ पूरी जर्नी तक रहते हैं, राइट फ्रॉम आते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम काउंसलिंग करें या ना करें, हम अडॉप्शन करें या नहीं करें। तो हमें बहुत पेशेंटली उनको समझाना पड़ता है। कई सेशंस हम लेते हैं जिसमें हम उनका नज़रिया समझते हैं, उनकी क्या मोटिवेशन है वो समझते हैं, और उनके बैकग्राउंड कैसा है, और वो अपने परिवार को क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सब बातें हम सोचते हैं, करते हैं पेरेंट्स। गिरिजा जी, ये तो आपने मुझे पूरा काउंसलिंग सेशन समझाया कि आप किस तरह से लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लोग आपसे मिलते हैं तो अमूमन किस तरह के सवाल होते हैं? वो आपसे क्या पूछते हैं, क्या जानना चाहते हैं लोग? एक तो प्रोसेस जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस है। दूसरा जानना चाहते हैं कि टाइम क्यों इतना लगता है, क्योंकि हम जो है उनको हमेशा लीगली जो सही प्रोसेस है उसी की ओर लेके जाते हैं। हम उनको समझाते हैं कि लीगली फ्री बच्चा किसको कहते हैं, क्यों टाइम लग रहा है, उनको ये समझाते हैं। तो उनका टॉप ऑफ द माइंड क्वेश्चन यही होता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, सिस्टम में बच्चे क्यों नहीं हैं। उनका सेकंड क्वेश्चन ये लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमें बार बार आता है, कि हमने अगर अडॉप्शन कर लिया तो हम अपने बच्चे को कब बताएं या ना बताएं कि वो अडॉप्टेड है। सो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। और हमेशा ही आता है कि व्हेन शुड वी टेल आवर चाइल्ड दैट ही इज़ अडॉप्टेड और शी इज़ अडॉप्टेड। पहले दिन बताएं, और तीसरा होता है कि हम अपने आसपास में क्या बताएं लोगों को, कैसे बताएं। और बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आई कैन टोटली गो ऑन। और क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चे पर अगर हमें बच्चे का बैकग्राउंड नहीं पता, और कल को बच्चा आके हमें पूछे कि आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया, मुझे रहने क्यों नहीं दिया जहाँ से मैं आया था या आई थी, तो फिर हम उसको क्या जवाब देंगे। तो हम मतलब वी हैव टू गो थ्रू दैट एंड वर्क विद द पेरेंट्स एंड बी पेशेंट एंड आंसर। और ये भी मैं कहूँगी कि हर सवाल का जवाब हमारे पास नहीं होता है, और जब हमारे पास जवाब नहीं होता हम पेरेंट्स को बहुत ऑनेस्टली बोलते हैं कि वी विल गेट बैक टू यू। एंड देन हमारा भी एक काउंसलिंग का नेटवर्क है, हम आपस में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसमें कुछ राइट और रॉन्ग नहीं होता। बिल्कुल। और हर पेरेंट का बैकग्राउंड अलग होता है, हर पेरेंट का अडॉप्ट करने की मोटिवेशन अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, ये जो बात उठी है अभी, हर बच्चे का नज़रिया अलग है, माता पिता का नज़रिया अलग है, हर व्यक्ति की साइकोलॉजी अलग है। अब क्योंकि आप उस साइकोलॉजी को समझती हैं, आप पढ़ाती हैं इस विषय पर, मैम एक माता पिता ये वाकई कब बताएं? अगर वो बच्चे को बताएं, उसका रिएक्शन इंस्टेंट अगर कुछ गलत आ जाए तो? क्योंकि किसी बच्चे को अगर ये बता दिया अरे आप अडॉप्टेड हैं, अचानक से एक बच्चे के मन में ये भाव आ सकता है, हे भगवान आई एम अडॉप्टेड, इसका मतलब मेरा कोई नहीं था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मेरा क्या होगा, क्या अब ये मुझे रखेंगे, क्या अब मैं इनका अपना रहूँगा। बहुत से सवाल होते हैं। साइकोलॉजिकली वो बच्चा वो उस नन्हे से मानसिक जो स्तर है उसके साथ गुजर रहा है, और फिर उसके साथ डील कर पाना कि पेरेंट्स उसके साथ किस तरह से प्यार और सम्मान के साथ डील करें, वो जो आपस में कन्वर्सेशन हो वो कैसा हो, उसके बाद की ज़िंदगी कैसे बढ़े, इस पर मैं ज़रूर समझना चाहूँगी। जी ज़रूर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और एक्चुअली में इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। और इसका आंसर देने के लिए मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाऊंगी और वहाँ से शुरू करूंगी जहाँ गिरिजा मैम ने रोका, अपनी बात ख़त्म की, कि बच्चे की जो पेरेंट्स हैं वो किस इंटेंशन से उस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उस अडॉप्शन के लिए। क्योंकि जब तक एज अ पेरेंट आप सॉर्टेड नहीं है अंदर से, अगर आप अंदर से सॉर्टेड हैं तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन तंग नहीं करेगा कि अगर मेरे बच्चे को मुझे कब बताना है कि वो अडॉप्टेड है, क्योंकि आप खुद अंदर से कन्विंस्ड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप खुद अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप हमेशा यही सोचते रहेंगे जब से आप बच्चे को आपने गोद लिया कि मुझे कब बताना है, इसको कब बताना है, आप हमेशा उस क्वेश्चन से परेशान रहेंगे। तो आपकी इंटेंशन जो है, आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन।
और एक बड़ी अच्छी सी एक कंपैरिजन अगर मैं यहाँ पर दे सकूँ कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो 9 महीने अपने पेट में रखती है, राइट? तो उस समय क्या होता है कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। रोज़ जो है वो आसपास लोग आपसे बातें कर रहे हैं, अरे तुम ये खाओ, जब बच्चा होगा तो ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन जब आप इस पेपर प्रेगनेंसी में हैं तो कोई कॉन्वर्जेशन आपके आसपास नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कई बार है कि आप छुपाते हो खुद ही कि नहीं पहले हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, पहले हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए, फिर हम सबको बताएंगे कि हमने बच्चा अडॉप्ट किया। तो ऐसे बहुत कम कपल्स होते हैं, गिरिजा जी ने जैसे कहा, कि जो पहले से ही वो सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। और आई थिंक उसमें जैसे कि मैम भी डिस्कस कर रही थी, वो जो पेपर प्रेगनेंसी के दौरान वो जो माहौल बनाना है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो माहौल बना हुआ है तो अगेन आपको उस दिन से डर नहीं लगेगा जब आपको अपने बच्चे को बताना है। तो उस माहौल में ये भी आता है कि जब बच्चा आपके पास आ गया तो आप कैसे इस वर्ड को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मूवीज़ में अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो बच्चा तो उन्हीं सबको देख रहा है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, अपने करिकुलम्स की बात करें, वहाँ पे कहीं पे भी ऐसी स्टोरीज़ नहीं हैं। तो ब्यूटीफुल स्टोरी है हमारी कृष्णा जी की कि कृष्णा कैसे अडॉप्टेड थे और कैसे उनके पास वो सारी पोटेंशियल थी। तो बच्चे को ये सबसे पहले एहसास दिलाना कि उसमें कितनी पोटेंशियल है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर वो सब कुछ सेट है तो, और एक पॉइंट पे आपको खुद समझ आएगी कि अब बच्चा इज़ मैच्योर इनफ कि वो इस बात को समझ पाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसने एक बार लाइफ को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, एडॉप्शन की स्टोरी सुन ली, वो कॉन्वर्जेशन है जो है वो एक नॉर्मल है घर में, तो वो कभी भी वो दिन दी डे नहीं होगा जब आपको बताना है। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक, और हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप खुद वो कॉन्वर्जेशन करें बच्चे से, इंस्टेड कि उसको बाहर से कोई आकर बताए। बिल्कुल। तो इस पूरे प्रोसेस में एज अ पेरेंट आपका ये हमेशा एक नज़रिया होना चाहिए कि आप पेरेंट हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो आपको उसकी इमोशनल स्टेट जो है देखनी है बच्चे की। यू आर नॉट अ रेस्क्यूअर। आप हमेशा ये मत सोचिए कि अरे मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया तो कुछ एहसान किया। वो कई बार ना चाहते हुए भी, अगर आपकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई है अडॉप्शन से पहले, तो ये एक बहुत मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखी है। अगर आपकी प्रॉपर काउंसलिंग हुई है एज अ कपल बिफोर अडॉप्शन, तो फिर ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं रह जाता। यहाँ दीपिका जी से पूछते हैं। दीपिका जी, क्या आपने काउंसलिंग ली थी अडॉप्शन से पहले? डेफिनेटली मैंने ली थी। वो काउंसलिंग का दौर कैसा था? कितना परिवर्तन लाया वो आपके अंदर? उससे बहुत ज़्यादा आप सो इन माय फैमिली मैं कहूँगी मैं सबसे पहली थी जिसने ये डिसीजन लिया, ओपनली डिसीजन लिया विद फुल सपोर्ट ऑफ द फैमिली। सो थोड़ा हेजिटेशन भी था, प्रोसेस तो मुझे पता था, लेकिन प्रोसेस में इतना टाइम लगता है, इतना उतार चढ़ाव है, इससे डील करने के लिए काउंसलिंग ने डेफिनेटली हेल्प किया। और नॉट जस्ट दैट, काउंसलिंग सिर्फ स्टार्टिंग में या प्री अडॉप्शन ही रिक्वायर्ड नहीं होती है। काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अडॉप्शन, इन स्पाइट ऑफ अडॉप्शन बीइंग डन, ज़रूरत रहती है। जैसे इस समय अगर मुझे अडॉप्शन के बारे में कन्वर्सेशन करना है अपनी बेटी के साथ, सो उसको उस टॉपिक को कैसे डील करें। सो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। जैसे मुझे इनिशियली, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी थी, ऑलमोस्ट 3 इयर्स की थी, और उसकी बहुत सारी मेमोरीज़ थी जहाँ चाइल्ड केयर होम से, तो मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया था, मेरे ही काउंसलर ने दिया था कि आप एक उसकी फ़ोटो एल्बम बना लीजिए, जिसमें उसकी प्रीवियस पिक्चर्स, आपके साथ मिलने वाली पिक्चर्स, द डे यू मेट हर टिल लेटर ऑन इन योर लाइफ, जैसे आपकी लाइफ चल रही है, उसका एक एल्बम बना लीजिए, जैसे हम सबकी एल्बम्स होती हैं घर में। सो इस तरीके के सजेशन जो होते हैं वो काउंसलर से, अडॉप्टिव पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट देते हैं आपको, डेफिनेटली। तो काउंसलिंग इज़ रिक्वायर्ड नॉट जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ रजिस्टरिंग फॉर अडॉप्शन, बट जब आप प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं और बहुत साल बाद भी। बिल्कुल। एक पॉइंट हाँ, बिल्कुल ऐड कीजिए। ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप वेट कर रहे होते हैं अडॉप्शन का, तो वो पीरियड बड़ा अनसर्टेन सा होता है कि आपको नहीं पता कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, अदरवाइज आपको पता होता है, प्रेडिक्टेड टाइमलाइन होती है कि इतने टाइम के बाद बच्चा जो होगा मेरे पास होगा। तो वो जो अनसर्टेनिटी है उस वाली पीरियड में, वो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने उस अनसर्टेन पीरियड में
अपना माइंडसेट कैसे रखा। तो नहीं तो वो क्या होगा कि ओवरनाइट पेरेंटिंग हो जाएगा। ओवरनाइट आप अगले दिन गए और आप बच्चा घर में आ गया एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड कि मैंने इससे कैसे डील करना है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अलॉन्ग विद द काउंसलिंग, जैसे कि मैम ने शेयर किया, दीपिका मैम ने, कि बुक्स वगैरह उन्होंने पढ़ी। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे प्री स्कूल्स होते हैं, आपने एक अपने माइंड में पहले सोच लें कि आप किसी भी एज ग्रुप से आपको जो है आप एडॉप्शन कर सकते हो। आप 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का, तो बुक्स तो आपने पढ़ ली, लेकिन एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। सो बेटर है कि आप किसी प्री स्कूल में जाकर भी उन छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और देखें कि वो बच्चों की क्या नीड्स होती हैं और कैसे उनके टेंट्रम्स को, उनकी किसी भी बात को कैसे हैंडल किया जाता है। वो भी एक आई थिंक हेल्प करेगा ज़रूर। निश्चित रूप से। मैम, जब बच्ची फाइनली आपकी लाइफ में आई, फाइनली जब वो दिन आया कि यू गॉट योर चाइल्ड, वो पल आपके लिए कैसा था और वहाँ से ज़िंदगी कैसे बदली? वो पल जो होता है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा करके बोलते हैं। जैसे जनरली कई बार होता है कि इवन इन बायोलॉजिकल चाइल्ड आपको ये होता है कि बच्चे की डिलीवरी हो रही है, बट कई बार आप एक मिक्स ऑफ इमोशंस में रह जाते हो, जिसमें आप ये भी देखते हो कि कपड़े भी खरीदने हैं, ये भी करना है, क्योंकि जैसे अडॉप्शन में आपको पता नहीं आपको कितने साल का बच्चा आने वाला है। तो सडनली आपके पास एक पर्टिकुलर एज का बच्चा है जिसका हमें सामान भी लेना है, इमोशनल नीड्स भी देखनी, बहुत कुछ देखना है। So it was a mixture, I would say. It felt unreal, it felt happy also. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि it was a mixture of feelings. बहुत अच्छा मोमेंट था, बट उसमें ये भी था कि अभी हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी खरीदना है, ये भी देखना है। सो ऐसा था मोमेंट। चैलेंजेस की अगर आप बात करें तो मैं उस चैलेंज को मैं 2 पार्ट्स में कह सकती हूँ। एक चैलेंज था द वेटिंग टाइम वाला, एंड जिसमें मैंने ऑलरेडी जैसे मेंशन किया कि अडॉप्टिव कम्युनिटी जो है वो छोटी है पर एक्टिव है, बहुत हेल्पफुल है, काउंसलर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया और हैंड होल्ड किया। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट था एक चैलेंज का, प्री अडॉप्शन का। पोस्ट अडॉप्शन में मैं कहूँगी देयर इज़ सोसाइटल एस्पेक्ट, देयर इज़ योर ओन इमोशनल एस्पेक्ट, कि जिसमें आपके पास इमीडिएटली जब बच्चा आया है तो उसकी इमोशनल नीड्स को देखना, उसकी लॉजिस्टिकल क्या क्या सामान चाहिए, चाहे स्कूल गोइंग बच्चा हो सकता है, उसकी क्या नीड्स हैं सडनली, उसके साथ कैसे टाइम बिताना है, अटैचमेंट कैसे क्रिएट करना है, फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्रिएट करना है। तो ये एक चैलेंज है जो आप करते हो, पर आप वो खुश हो करके करते हो। दूसरा चैलेंज जो मैं कह रही हूँ सोसाइटल एस्पेक्ट से था, वो वर्किंग पेरेंट्स का मैं बोलूँगी, क्योंकि लाइक इन माय फैमिली हम दोनों वर्किंग पेरेंट्स थे, एंड वन फाइन डे हमें रेफरल आया। तो ऐसा था नहीं कि हम उसके लिए प्लान कर सकते थे। तो जब आपको रेफरल आता है तो मजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में जो हैं वो अडॉप्शन लीव नहीं देते हैं, विच इज़ एट पार विद मैटर्निटी लीव्स और पैटर्निटी लीव। सो ये एक हमारे लिए फॉर एग्जांपल चैलेंज था, क्योंकि जनरली अगर इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो लीव्स देता है वो छोटे बच्चों के लिए देता है, क्योंकि अमूमन ये सोच होती है कि छोटे बच्चे को रिक्वायरमेंट है पेरेंट्स की घर पे होने की, विच इज़ नॉट द केस। जैसे जैसे बच्चे की इमोशनल नीड्स बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे के साथ अटैचमेंट क्रिएट करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए आपको ब्रेक चाहिए है। सो ये एक हमारे लिए चैलेंज था जिसमें हमने थोड़ा टाइम निकाल करके किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम HR पॉलिसीज़ ऑलमोस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट। और देन सोसाइटल वो है, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा सा भी बड़ा बच्चा आ रहा है तो आपके नेबर्स हैं जिन्होंने देखा कि कल तक कोई नहीं था और आज सडनली आपके घर पे एक 3 साल का आपके घर पे इतना बड़ा बच्चा हो गया अचानक से। सो विच वी टुक इट वेरी पॉजिटिवली। हमने सबको जो हमारे आसपास के थे जिनको हम जानते थे, हमने उनको मिठाई का डब्बा दिया कि हमारी बेटी घर आ गई है। So we took it in that positive way. So इस तरीके से। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी समझना चाहूँगी, क्या ये चॉइस आपके हाथ में होती है कि आप एक बेटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं या बेटे को? जी, सो अगर आप कारा के थ्रू जा रहे हैं, जैसे हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर रजिस्टर किया था, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो चाहे आप कपल हो, आपके पास कपल ऑफ ऑप्शंस होते हैं रजिस्टरिंग के समय। फॉर एग्जांपल सबसे पहले होता है एज कैटेगरी, और वो एज कैटेगरी कारा के अंडर ही डिवाइडेड है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड सो ऑन टिल
18 आप जेंडर चूज़ कर सकते हो अगर आपको चूज़ करना है तो देयर इज़ मेल फीमेल एंड नो जेंडर ऑप्शन एंड देन देयर इज़ ऑल्सो ऑप्शन ऑफ आप सिबलिंग्स चाहते हैं या आप सिंगल चाइल्ड चाहते हैं। तो कई बार अडॉप्शन पूल में बच्चे होते हैं जो एक शायद 6 साल का हो और एक शायद 6 महीने का हो, एक शायद 10 साल का हो, तो सिबलिंग सेट्स को ये माना जाता है कि सिबलिंग्स को हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ वेदर यू वांट द सो कॉल्ड नॉर्मल चाइल्ड और यू आर ऑल्सो ओपन टू स्पेशल नीड किड्स। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। गिरिजा जी, समाज में ना काफ़ी गलत फहमियाँ हैं अडॉप्शन को लेकर। देयर आर सेवरल मिसकंसेप्शंस। इन मिसकंसेप्शंस को कैसे समझा जाए और क्योंकि समाज इसकी तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच लाए, इसके लिए क्या करना ज़रूरी है? बहुत काम है इसके लिए। सबसे पहले तो अडॉप्शन लोगों को पता ही नहीं है अडॉप्शन क्या होती है, ये कॉन्वर्सेशन ही नहीं होती। जैसे मैं भी जब कहीं जाती हूँ, मुझे कोई पूछते हैं आप करते क्या हैं, अगर मैं बोलूँ अडॉप्शन, तो कई लोग तो बड़े फैसिनेटेड हो जाते हैं, कई लोग तो बड़े सोचते हैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। और ये मैंने देखा है कि छोटे या बड़े शहरों की बात नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन हमने कभी करी ही नहीं है। दिस इज़ सच अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर पेरेंट्स। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत एडवोकेसी करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि अडॉप्शन होता क्या है। अडॉप्शन परिवार बनाने का एक और तरीका होता है। क्यों क्या होता है ना कि हमारे एक्सपीरियंस में ये है, अडॉप्शन करने मोस्ट पेरेंट्स कब आते हैं, जब वो कहीं IVF राउंड से गुजर चुके होते हैं या किसी बाबा या पीर फकीर के पास जाते हैं, हकीम की गोलियां खाते हैं और वो काम नहीं करती हैं, तब हार के एज अ लास्ट रिजॉर्ट लोग अडॉप्शन के लिए आते हैं। इसीलिए हमारी एज अ काउंसलर इन फैमिलीज ऑफ जॉय हमारी ये कोशिश रहती है कि हम यूथ से शुरू करके पूरे सोसाइटी तक एडवोकेसी करें, बताएं, इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अडॉप्ट करिए या नहीं करिए, वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि यह भी एक तरीका है परिवार को आगे बढ़ाने का। तो हम कॉलेज के स्टूडेंट्स से वेबिनार्स करते हैं, जाके उनको समझाते हैं, बताते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, पॉजिटिव अडॉप्शन लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह के आप, अगर आपके पास कोई फैमिलीज़ आती हैं या क्लास में कोई बच्चा है तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स राइट अप टिल हम सोसाइटीज़ में भी जो कॉलोनीज़ के सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ NGOs, बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज़ या छोटी इंडियन कंपनीज़, कोविड में तो हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए और हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, बिकॉज लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। जब अवेयर होंगे तो सेंसिटिव होंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, आई एम ग्लैड कि आपने ये पूछा। तो हमें रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव मिला है। ऑफ कोर्स लोग बहुत स्केप्टिकल होते हैं, कई बड़े गुस्से से भी पूछते हैं, कहते हैं कि क्यों करें। और मैं अपने काम के दौरान कई डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो वो कई लोग तो बहुत ख़िलाफ़ हैं इसके, लेकिन हर चीज़ को बदलने में टाइम लगता है और हमने शुरुआत करी है। आई एम श्योर कि हम पहुँचेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से पहुंचेंगे मैम। एक नई उम्मीद, एक नई आशा सिर्फ एक परिवार में नहीं आती, एक बच्चे की निगाह में भी आती है। मुझे लगता है कि हम किसी को अपना नहीं रहे, हम किसी पर दया नहीं कर रहे। दरअसल ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम आपको लेकर आ रहे हैं तो आप हमारे घर में खुशियां ला रहे हैं और आपके जीवन में भी खुशियां आ रही हैं। तो अगर हम इसे इस तरीके से लें तो मुझे लगता है कि लोग बेहतर तरीके से अडॉप्शन को समझ पाएंगे। ये कहने की बजाय किसी महिला को कि ये तो बंजर ज़मीन है, या तुम बांझ हो, या तुम्हारे घर पे बच्चा नहीं हो सकता, दूसरी शादी कर लो, IVF करा लेते, कई ऑप्शंस हैं, कुछ और आजमा लेते, बाबा, नीम, हकीम, कितने लोग हैं। मुझे लगता है उससे बेहतर है कि समाज में इतने बच्चे हैं जिनके पास परिवार नहीं। यदि एक परिवार को वो बच्चा और उस बच्चे को परिवार मिल जाए
तो उससे बेहतर कोई और समाज स्थापित नहीं होगा। जहाँ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि ये पूरा जो समाज है ये मेरा परिवार है, तो वहाँ मुझे लगता है कि हर बच्चे को अधिकार है कि उसे वो प्यार, उसे वो सम्मान मिले, उसे वो छत मिले और हर माता पिता को वो प्यार मिले जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। मीनू जी, एक सवाल, बड़ा आम सवाल है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अडॉप्टेड हैं, मुझे पहले ये समझ नहीं आता ये बच्चे हैं और ये अडॉप्टेड बच्चे हैं, ये फ़र्क कब ख़त्म होगा समाज में? स्कूल में एक बच्चा खेल रहा है, अचानक से साथ के बच्चों को पता चलता है कि ये तो अडॉप्टेड है, वो उसे बुली करने लगते हैं। ऐसे में वो बच्चे के मन पर बहुत बुरा और बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में एक टीचर का क्या रोल होता है? उस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को क्या समझना चाहिए? उनको क्या बताया जाना चाहिए? क्या वो पॉलिसी नॉर्म्स होने चाहिए जो हर बच्चे को एक समानता की निगाह से देखें और इस तरह की घटनाएं ना घटें? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं स्कूल्स में, तो स्कूल्स में तो डाइवर्सिटी तो होती है बच्चों में ना, सब बच्चे अलग अलग कल्चर से, अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई बच्चा अडॉप्टेड है तो उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर वो उसकी यूनिकनेस है और सब बच्चे यूनिक होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इंक्लूसिविटी उसके साथ ही आती है, और इंक्लूसिविटी का मतलब ये नहीं है कि अरे ये अडॉप्टेड है बट हम एक्सेप्ट करते हैं, ये इंक्लूसिविटी नहीं है। सो सबसे पहली बात तो हमें ये नज़रिया एज टीचर्स भी बदलना होगा, एज अ स्कूल सिस्टम, कि बच्चा जो है वो दूसरी क्लास में जा रहा है और एक जो टीचर है दूसरी से कहे अरे इस बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखना, ये अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो जो क्या कॉन्वर्जेसन हो रही है टीचर्स में आपस में एक स्टाफ रूम में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने अभी बोला और ये बहुत सही है कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे अडॉप्टेड है, तुमने उसकी ज़िंदगी बचा ली, अरे तुम बड़े अच्छे हो आप लोग जो आपने दया की उसके ऊपर। या आप दूसरी टीचर को भी कह रहे हो कि अरे इसके ऊपर थोड़ी सी दया दिखाना क्योंकि अडॉप्टेड है। यू ट्रीट देम एज अ नॉर्मल चाइल्ड, मतलब कि वो बच्चा है और बच्चा होना, ह्यूमन बीइंग होना अपने आप में एक यूनिकनेस है। अब वो अडॉप्टेड है लेकिन ऑल दीज थिंग्स, ये इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो तभी आता है जब हम वो कल्चर अपने स्कूल का ऐसे बनाते हैं। तो हमें अगेन स्कूल भी है जैसे, हम उसमें हमें किसी ग्रेड की वेट नहीं करनी चाहिए कि हम इस ग्रेड में हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करें या नहीं करें। शुरू से ही जब हम इतना कुछ डिस्कस करते हैं बच्चों से, उनकी पुबर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं हम, और जो हम ऑटोबायोग्राफीज कई लोगों की हम बताते हैं, तो वो सब चीज़ें ऐसे इंटीग्रेटेड होनी चाहिए करिकुलम में कि ये चीज़ इशू नहीं बनना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पता भी लगे कि ये बच्चा अडॉप्टेड है तो वो बुली वाली सीन ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो नॉर्मल चीज़ है कि ये इसको आइसक्रीम खाना पसंद है, इट इज़ एज नॉर्मल एज दैट कि इसको आइसक्रीम खाना पसंद है और इसको गुलाब जामुन खाना पसंद है मीठे में। तो ये इतना इंटीग्रेटेड हो जाना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब करिकुलम में जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं, जब हम कोई कोर्स पढ़ाते हैं इंग्लिश का, साइंस का, मैथ्स का, तो उसमें जो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं तो क्या हम इस वर्ड को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम गिफ्टेड चाइल्ड यूज़ करते हैं नॉर्मल, कि अरे ये बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है और हम उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं। तो आई थिंक ऐसी स्टोरीज करिकुलम्स में होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स करिकुलम में ही इंटीग्रेटेड होनी चाहिए कि क्लासरूम में भी डिस्कशन चल रहा है। तो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और एज फार एज टीचर्स आर कंसर्न, आई थिंक टीचर्स की एक रेगुलर वर्कशॉप्स होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, प्रिंसिपल्स की, बच्चों की, जैसे कि हम और चीज़ों पे करते हैं, हम अवेयरनेस पे करते हैं, हम पॉक्सो अवेयरनेस पे करते हैं, हम और भी कितने इश्यूज़ के ऊपर नॉर्मल वर्कशॉप्स करते हैं, टीचिंग पेडागोजीज के ऊपर बात करते हैं। तो इनके इस चीज़ के ऊपर भी एक नॉर्मल उनका एक पार्ट होना चाहिए टीचर्स का, स्टाफ का, सपोर्ट स्टाफ का भी, कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो आप उससे कैसे डील करोगे। जैसे किसी बच्चे को गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अरे मैम इसको थोड़ी सी इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, इसको ऐसे डील करना। तो हम उनको इक्विप करते हैं, हम उनको और काबिल बनाते हैं ताकि वो बच्चों से और अच्छे से बात कर पाएँ। तो इसी तरीके से हमें सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करना चाहिए, सपोर्ट स्टाफ, प्रिंसिपल, टीचर्स, काउंसलर तो है ही, और साथ साथ पेरेंट्स।
बिल्कुल। कि मेरा, अगर मैं अडॉप्टिव पेरेंट हूँ तो मुझसे जो बाकी के पेरेंट्स हैं वो भी एक रिस्पेक्टफुली बात करें, और अगर मेरा बच्चा उनके घर में जा रहा है किसी बर्थडे पार्टी में या किसी और से, तो वो जो दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे बच्चे से सामान्य रूप से बात करें जैसे वो बाकी सब बच्चों से बात करें। तो आई थिंक एजुकेशन में, स्कूल में इस तरीके से हम इसे ला सकते हैं। बिल्कुल। दीपिका जी, देखिए, एक तो हमने चीज़ समझी कि एक जर्नी रही एडॉप्शन की। उस जर्नी के दौरान आपने काउंसलिंग ली, आप एक बेबी को अपने घर लेकर आई। आपने ये भी बताया कि एक वर्किंग पेरेंट का एक बड़ा चैलेंज रहता है कि वो समय कब दे, क्योंकि वो जो बेसिकली मैटरनिटी लीव है वो तो नहीं मिली होती। जब एक बच्चा जन्म लेता है हमारे घर में, तो कहते हैं कि वो जो मैटरनिटी लीव है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चे का ध्यान रखेंगे। जो एक माँ और बच्चे का स्पर्श होता है वो बहुत पहले से ही महसूस हो पाता है, आभास कर पाती है एक माँ। लेकिन जब वो प्रक्रिया खून से ना होकर दिल से होकर जुड़ती है और वो बच्चा जब आपके घर में प्रवेश लेता है, उसके बाद कुछ एक ऐसा समय होता है जब आपको ये समय लगता है कि आप उस बच्चे को समझें, वो बच्चा आपको समझे। उस बच्ची ने आपको जब पहली बार माँ बोला होगा, वो फीलिंग से लेकर उसके बाद की जो फीलिंग्स हैं, उसके बाद के जो बड़े चैलेंजेस हैं, वो क्या रहे? क्योंकि उस बच्ची को आपको समझने में समय लगा, उसकी साइकोलॉजी समझने में समय लगा होगा। वो कब खुश होती है, कब दुखी होती है, कब उदास होती है, किस बात से उसे गुस्सा आता है, क्या उसे पसंद है, क्या उसे नापसंद है, उसे समझने में लंबा वक्त लगा होगा। वो आपने कैसे डील किया? क्योंकि कभी कभी हम भी इरिटेट हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं समझ रही है हमारी बात। उस समय कैसा रिएक्शन आता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आई थिंक ये डिस्कशन होता है, एक कम्युनिटी में डिस्कशन होता है नेचर वर्सेस नर्चर का। तो नेचर ने तो जो मेरे बच्चे को जेनेटिक्स दिए हैं, जिस तरीके का बिहेवियरल डिस्पोजिशन दिया है वो तो है ही, बट साथ में नर्चरिंग कैसे हो रही है उसकी, वो बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे आता है वो टाइम फ्रेम देना एक दूसरे को, जिसमें आप बाहर जाते हो, आप अपने साथ गेम्स खेलते हो, आप बेड टाइम स्टोरीज़ पढ़ते हो, खेलते हो, दौड़ते हो, रोते हो साथ में, खाना खाते हो साथ में। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें करते हो जिससे आप एक अटैचमेंट क्रिएट करते हो। तो वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है जब आपको दिखता है कि आपका बच्चा आप ही को ढूंढ रहा है क्राउड में, या आपकी तरफ आप के लिए वेट कर रहा है कि मम्मा को ये अच्छा लगेगा। तो दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर अ पेरेंट, फॉर बोथ फादर एंड मदर। बट हाँ, उसको बनाने में आपको पेशेंस चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कंपैशन और एम्पैथी भी दिखानी चाहिए, क्योंकि ये समझना पड़ेगा एज एन अडॉप्टिव पेरेंट कि बच्चा, चाहे वो 2 महीने का आपने अडॉप्ट किया है, चाहे आपने 16 साल का अडॉप्ट किया है, उसकी प्रीवियस मेमोरीज़ हैं, उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, और वो आप नेगेट नहीं कर सकते। उसको आपको टाइम देना पड़ेगा कि आपकी लाइफस्टाइल, आपके रंग ढंग में एडजस्ट करे, एक नया रूटीन क्रिएट हो रहा है, एक न्यू रिदम टू लाइफ बन के आती है आप दोनों के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंट होना चाहिए, और आपको ये समझना ज़रूरी है कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ लव, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ चॉइस for both the parents. And जब आप पेशेंटली करते हो, होते हैं ऐसे मोमेंट जिस पे गुस्सा आता ही है। जब बच्चा स्कूल जाता है, सुबह उठ नहीं रहा है, तो जायज़ सी बात है, ये लगता है कि ओहो। बट ये चाहे वो बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, चाहे वो कोई और भी हो, प्रोसेस जैसा भी होगा, डेली चैलेंजेस वही होते हैं। तो व्हेन यू अप्रोच अडॉप्शन विद लव, पेशेंस एंड कंपैशन, आई थिंक उससे लाइफ थोड़ी पॉजिटिव चलती है, और आप बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट सेंटर में रखते हो अपनी पेरेंटिंग में, rather देन अपने एक्सपेक्टेशंस और अपने आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप। मैम, ये माँ शब्द सुनने में कितना समय लगा आपको? क्या बच्ची ने आते ही आपको अपनी माँ के तौर पर एक्सेप्ट किया? अगेन ये एक बिकॉज मेरी डॉटर ऑलरेडी 3 साल की थी जब तक हमारा रेफरल आया और हम गए उससे मिलने के लिए चाइल्ड केयर होम में। वहाँ पे ऑलरेडी उसको बताया जा चुका था कि आप, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। अब बात ये होती है कि बच्चों को बोला जाता है मम्मी पापा, में भी उसने वीडियोस देखी हैं, मूवीज़ देखी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, मुझे नहीं पता, पर माँ और फादर का
शब्द का अर्थ क्या होता है वो मुझे समझने में और उसको समझने में टाइम लगा। तो मैं कहूँगी कि मेरी तरफ से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम मुझे माँ बोलो, दो उसको वैसे पहले से ही बोला गया था कि हाँ तुम्हारे मम्मी पापा आए तुम्हें लेने के लिए, बट उसकी रियल मीनिंग क्या होती है, द ब्यूटी ऑफ दैट वर्ड इट डिस्क्लोज इट सेल्फ स्लोली एंड आराम से, एंड हमने अपने तरफ से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। तो वो अच्छा ही लगता है जब रैदर देन माँ बोल रही है पर वो जो चीज़ें करती है करे। जी वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। बिल्कुल। तो इट इज़ डेफिनेटली ब्यूटीफुल व्हेन शी कॉल्स अस मम्मा एंड पापा, बट इट इज़ द फैक्ट दैट वो जो अटैचमेंट दिखता है कि वो हमें मिस करती है, हमें प्यार करती है, हमें हक करती है, हमसे चीज़ें डिमांड करती है, वो चीज़ों से पता चलता है कि हाँ हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। क्या बात है गिरिजा जी। देखिए इनिशियली तो बहुत लोग काउंसलिंग लेते हैं, लेते रहते होंगे, आप उन्हें गाइड भी करती होंगी। एक बार जब बेबी घर पे आ जाता है उसके बाद मुझे लगता है ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हाँ। उसे समझना, उसके बाद उसके साथ उस ज़िंदगी को जीना और वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से जीना, ये एक कोशिश रहती है। लेकिन मैम 1 साल 2 साल 3 साल इतनी उम्र तक बच्चा आ जाए ठीक है, अगर आपने किसी बड़े बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जो कि ये सब जानता समझता है, वो आपके साथ नहीं एडजस्ट कर पा रहा, वो आपको नहीं समझ पा रहा, ऐसे में उस बच्चे की साइकोलॉजी के समझना, उस बच्चे को समझाना, ये कितना मुश्किल हो जाता है? बच्चे को समझाना मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे समझते नहीं हैं। माँ बाप को समझाना कई बारी और भी मुश्किल होता है। हमारा नज़रिया ये रहता है बताने के लिए कि देखिए जो बच्चा है वो आपका ब्रांड नहीं है। अगर आपका बच्चा 7 साल का है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 7 साल का सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ेगा, क्योंकि ये बच्चे आते हैं होम्स में से वहाँ उनको एजुकेशन ठीक से नहीं मिलती, चाहे कितने भी अच्छे, हम बोलते हैं उनको साज बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज, चाहे कितने भी अच्छे स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज क्यों ना होते तो बच्चे सब मतलब जो लव और अफेक्शन और केयर उनको एक घर में मिलती है वो उन होम्स में मिल नहीं पाती। इसीलिए होता क्या है कि जो बड़े बच्चे आते हैं वो कई बारी पीछे होते हैं, एकेडमिकली पीछे होते हैं, सोशली पीछे होते हैं, उनका बिहेवियर कई बारी बहुत अग्रेसिव होता है। कई बारी क्या होता है कि माँ बाप आते हैं बोलते हैं हमने 7 साल का बच्चा लिया, वो हम उसको लेके आए, वो बिल्कुल खाना ग्रैब कर रहा है। तो उनको ये समझाना पड़ता है कि वो खाना क्यों ग्रैब कर रहा है, इसलिए कि वो एक इंस्टीट्यूशन से आया है, अगर वो ग्रैब नहीं करेगा तो शायद खाना उसको कभी मिलेगा ही नहीं। तो बहुत पेशेंटली हैंड होल्डिंग, जिसको डॉक्टर दीपिका ने बोला, हैंड होल्डिंग करके समझाना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि देखिए अगर आप अपने बच्चे को ट्रस्ट देंगे, लव एंड केयर देंगे, तो वो बच्चा जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। तो उसमें मेहनत लगती है, माँ बाप की मेहनत लगती है, बच्चे की भी मेहनत लगती है। बच्चों की काउंसलिंग हम नहीं करते, लेकिन हम रेफ़र करते हैं कि आई थिंक जैसे स्कूल्स में हैं, स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, आप उनको कंसल्ट करिए, आप दूसरे पेरेंट्स से बात करिए जिन्होंने ऑलरेडी ये जर्नी क्रॉस कर चुके हैं, वो कैसे करते हैं। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। बिल्कुल। आजकल लोग अडॉप्शन को एक ऑल्टरनेट के रूप में रखते हैं, बट इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल चॉइस, इट इज़ द लास्ट ऑप्शन। लोग लास्ट ऑप्शन ना समझें, इसे ब्यूटीफुल चॉइस समझें। उसके लिए आप क्या संदेश साझा करना चाहेंगी गिरिजा जी? देखिए हम तो ये कहेंगे कि it is definitely not a last choice. If you are convinced and अगर आपको एक परिवार बनाना है तो परिवार बनाने के कई तरीके होते हैं, अडॉप्शन उनमें से एक बहुत सुंदर तरीका होता है। इसीलिए हम इनकरेज करते हैं अपने काउंसलर्स को, अपने आप को, कि हम इस बारे में जितनी बात करें उतना अच्छा है, जितने लोगों को इसके बारे में बताएं उतना ही क्या होगा कि नेगेटिविज्म, कंफ्यूजन जो है वो ख़त्म होता रहेगा। और जब कोई पेरेंट आते हैं तो हम उनको इनकरेज करते हैं, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने किया, कि दूसरे पेरेंट्स जो इस जर्नी से गुज़र चुके हैं, इस रास्ते से गुज़र चुके हैं, आप उनसे बात करिए,
और अच्छा बुरा चैलेंजेस भी समझिए और जो अच्छा होगा वो भी समझिए। तो मतलब बी ओपन अबाउट इट एंड बिल्कुल। टॉक अबाउट इट। बिल्कुल। मतलब ये कोई हश हश या छुपाने वाली बात नहीं है जी। और इसीलिए हम यूथ को मोटिवेट करते हैं मोटिवेट कि कर उन तक रहे ये बात हैं पहुंचे। क्योंकि चेंज तो वहीं से आएगा बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी। बिल्कुल, और यूथ ही है जो ये चेंज ला सकता है, क्योंकि मैं आजकल ये देखती हूँ कि जो हमारा यूथ है उनका जो, अगर मैं मैरिज की बात करूँ तो एक अगर पहले मैरिज जो है वो 25, 26, 27 साल की उम्र में होती थी, आज वो 30-35 पार हो गई है। 30, 35, 40 नॉर्मल है। तो जब वो उस टाइम, वो उस पीरियड में होते हैं कि जब वो अपनी करियर की भी पीक में है, तो कई बार मैंने देखा है यूथ ये कॉन्शियस डिसीजन लेता है कि हमें फैमिली को आगे बढ़ाना ही नहीं है, मतलब कि हमें बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं बनना है। तो इस चीज़ के बारे में टू बी एन अडॉप्टिव पेरेंट तो वो सोचते भी नहीं हैं। शायद वो कर सकते हैं, वो इतने अच्छे वेल प्लेस्ड हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं एक बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, दे आर फाइनेंशियली सफिशिएंट, बट उनके पास ये थॉट ही नहीं है, क्योंकि कभी ये हमारी कॉन्वर्जेशंस फैमिलीज में होती ही नहीं कि ये भी एक ऑप्शन है, नॉट द लास्ट ऑप्शन, बट ये भी वन ऑफ द ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक ये हमारे घर में, अगर मैं बायोलॉजिकल पेरेंट हूँ तो भी मुझे ये जो कॉन्वर्जेशन है अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव्स में, ये कॉन्वर्जेशन करना चाहिए कि फैमिली जो है आप बनाते हो वो आप बायोलॉजिकली भी बना सकते हो एंड थ्रू एडॉप्शन भी बना सकते हो, and it is a very it is normal only thing. one of the ways, it is not the last way. It is not the last option, it is the beautiful choice. Beautiful of course. choice. जस्ट टू ऐड, हमारे यहाँ काफ़ी सिंगल पेरेंट्स, हाँ, मेरा सवाल यही था, बिल्कुल। सिंगल मदर्स एंड सिंगल फादर्स, एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल। मतलब इतने हमारे देश के लोग जो हैं, आप शादी करें ना करें वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन कई लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं माँ बनने के लिए शादी करना ज़रूरी तो नहीं है। बिल्कुल। तो एंड इतना सुंदर, इतनी खूबसूरत उनकी स्टोरीज होती हैं, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है सुन के कि अब यूथ इज कमिंग फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट अब तो हमारे पास OTT है, इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज, इतनी सारी मूवीज़ बन के आ रही हैं जो हमारी डेली लाइफ से लिंक्ड है। तो आई थिंक हमें उस मीडिया का यूज़ करना चाहिए, कि लोग देखें उसे और उन्हें ये पता लगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चॉइसेस। चाहे हमारा वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, जैसे हम इतने सारे हम डेज़ मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, तो जब एडॉप्शन डे अगर हम कुछ ऐसा करें जिसे हम एक लार्जर लेवल पे इस चीज़ को सेलिब्रेट करें, बिल्कुल। जिस दिन हम उसे सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे, आई थिंक वो उतनी ज़्यादा नॉर्मलाइज होती जाएगी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, हम बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और हम तो कह ही रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में खुशियां आती हैं तो वो ज़िंदगी को और खूबसूरत बना देती है। तो मैम, इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के नाम आपका एक खूबसूरत सा संदेश, डॉक्टर दीपिका। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंटिंग एक चॉइस है, और पेरेंटिंग की चॉइस जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल चाइल्ड से ही नहीं बनती है। अडॉप्शन जैसे ऑप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जो एक दिल का रिश्ता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। सो चाहे आप सिंगल पेरेंट हो या आप कपल हो, इससे आप हिचकिचाइए नहीं। जैसे बोला जाता है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। अडॉप्शन के लिए भी हमारे पास बहुत सारी अडॉप्शन कम्युनिटी है, अडॉप्टिव पेरेंट्स की कारा है, बहुत इकोसिस्टम है जो आपको हैंड होल्ड कर सकता है, गाइड कर सकता है। तो इससे डरिए नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और गो फॉर इट। क्या बात है। गिरिजा जी। मैं तो यही कहूँगी, अगर आप ऑन द एज हैं और सोच रहे हैं हम करें या ना करें, तो हमारे साथ जुड़िए। इतने काउंसलर्स हैं, इतने लोग हैं जो इस राह पर चल चुके हैं, उनसे बात करिए, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। बहुत लोग हैं आपको सहारा देने के लिए। क्या बात है। मीनू जी, ज़िंदगी के नाम एक खूबसूरत सा संदेश आपका। आपने आपके सेंटेंस में ही मेरा आंसर है कि जब ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है तो ये कोशिश करिए कि आप किसी और की ज़िंदगी भी खूबसूरत बनाएं, और जब आप बच्चे की ज़िंदगी खूबसूरत बनाना शुरू करते हैं तो आप
कई आगे के साल और फ्यूचर जनरेशन्स को आप ठीक कर देते हैं। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो यूथ जो है खासकर आगे आए इस चीज़ के लिए, और जब आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं बीइंग एन अडॉप्टिव पेरेंट, तो प्लीज़ इस चीज़ से डरिए मत कि अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाएगी। एक नॉर्मल पेरेंटिंग बायोलॉजिकल पेरेंट्स को भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं अपने बच्चों के साथ जब वो एडोलेसेंट स्टेज में जा रहे होते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ फियर ऑफ, यू डोंट हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन, मतलब कि वो एक नॉर्मल चीज़ है जब आपके अपने बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो अगर आप किसी की ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, आई थिंक इससे ज़्यादा खूबसूरत अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं है। निश्चित रूप से बस समझने की बात है, और समझने का फ़र्क है। कुछ बच्चे आपके खून से रिश्ता रखते हैं और कुछ बच्चे आपके दिल से रिश्ता रखते हैं। चॉइस आपकी है कि आप क्या अपनाना चाहते हैं। आज की बातचीत ने ये साफ कर दिया कि अडॉप्शन किसी बच्चे को घर देने का काम नहीं है, बल्कि दो धड़कनों को एक नई पहचान देने का सफ़र है। हमने जाना कि काउंसलिंग डर कम करती है, पॉजिटिव लैंग्वेज सुरक्षा देती है, अच्छे स्कूल पॉलिसीज़ आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्यार हर कमी को पूरा कर देता है। दीपिका जी, गिरिजा जी और मीनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए और आपने हमें एक नया नज़रिया दिखाया कि अगर हम इस ब्यूटीफुल चॉइस को अपनाएं तो हम दोनों तरफ खुशियां ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो अंत में यही कहना चाहूँगी कि अडॉप्शन कोई बैकअप प्लान नहीं है, ये प्यार का सबसे खूबसूरत रूप है। तो आप भी एक कदम बढ़ा सकते हैं इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ और इसी अपनेपन के साथ कि आपके जीवन में सिर्फ खुशियां आएंगी और फिर आपका परिवार हंसने खेलने लगेगा। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त और बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, न देश बनाने चली। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।